नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉस्टिंग की दूसरी क्लास। पहली क्लास में जो हमने कराया था लेक्चर नंबर 1 में कराया था मई 21 और नवंबर 21 स्टूडेंट्स की जो करवाया था पहली क्लास में, उसमें हमने बताया था कि कॉस्ट का सिलेबस क्या है। साथ ही में ये बताया था कि आपको पेपर कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। साथ में ये भी बताया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का असली मतलब क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे ऐप के लाइव लेक्चर के सेक्शन में मिल जाएगा 20 तारीख की डेट में। ठीक है, उस लेक्चर नंबर 1 में जो करवाया था उसकी हम पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने करवाया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब CMA जो हम पढ़ने वाले अपने CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के थर्ड पेपर में, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने कॉस्ट को इस तरह मैनेज कीजिए, आप अपने कॉस्ट को इस तरह मैनेज कीजिए कि उसका खर्चा किसी भी अदर पार्टी से कम हो और हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी ना, मतलब क्वालिटी वही रहे लेकिन प्राइस में कमी आ जाए, उसे कहा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मतलब खर्चा, उस खर्चे को इस तरह मैनेज करना या उस तरह उसकी अकाउंटिंग करना कि हमारा प्राइस, हमारी कॉस्ट बाकी किसी भी अदर प्रोडक्ट से कम हो। क्या कम हो? प्राइस और क्वालिटी, और क्वालिटी किसी भी अदर प्रोडक्ट के मुकाबले कम ना हो। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है लेकिन कम ना। क्यों? जो एक कस्टमर होता है वो सबसे पहले देख देता है कि कीमत, कि कीमत कम है कि नहीं। अगर कीमत कम है और उसे उसी क्वालिटी में जो अदर प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, अगर उसी क्वालिटी में और कम कीमत पे मिल जाए तो कस्टमर आपके पास आएगा वही चीज खरीदने। इसे कहा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। उसका आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लेक्चर नंबर 1 में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा मई 2021 एंड नवंबर 2021 के सेक्शन में, राइट। अब बात करते हैं, आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 15 है हमारा एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल, जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। क्या नाम है? बजट एंड बजटरी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 15। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इससे थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। 5 से 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पक्का आता है, एक लगभग हर टाइम में आया है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इसकी जो वेटेज है वो 5 से 10 मार्क्स की वेटेज है। अगर ओवरऑल चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर बहुत ईजी है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं एज पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरी में आप थोड़ा बाद में रटेंगे जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल और आईसीआई का ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपने आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस कर लिए, तो इस चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात की जाए तो मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, राइट। ये हो गया ओवरऑल चैप्टर के बारे में। अगर चैप्टर की बात की जाए तो दो चीजें पूछती है आई से, एक तो बजट फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, तो चैप्टर की वेटेज है 5 से 10 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, और थ्योरी क्वेश्चन में इसकी वेटेज क्या है? 5 से 10 मार्क्स की, राइट। और क्वेश्चन कहाँ से करने हैं आपको? पहले आईसीआई का स्टडी मटेरियल करना है, फिर प्रैक्टिस मैनुअल करना है। उसके बाद जब आप अच्छे से ये दोनों कर ले और कॉन्सेप्ट पढ़ ले, उसके बाद आपको करना है आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस करने, राइट। चलिए अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर की अपनी, ये रहा हमारा चैप्टर। तो जैसे कि आप चैप्टर देख रहे होंगे, बजट एंड, ये मैंने किया यहाँ पे हाईलाइट, राइट। बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर नंबर 15 हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15 है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थ्योरी नोट्स बना दिए। ये वो नोट्स नहीं जो आपको पेपर में लिखना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने समरी वे में, मतलब
छोटे से मतलब इतना सिंपल फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप इसे पढ़ते ही आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझ में आ जाए, राइट। तो चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि बजट क्या होता है। क्या होता है बजट? ये नोट्स अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट क्या होता है। क्या कि भैया ये बजट क्या है? बजट का बहुत ही सिंपल मीनिंग है। बजट का बहुत ही सिंपल मीनिंग है जो कि मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। बजट मीन्स प्लानिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि बजट क्या होता है तो आप सिंपल सा बताइएगा, बजट का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? बजट का सिंपल मीनिंग होता है प्लानिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि बजट का मतलब क्या है तो आप सिंपल सा बताइए कि बजट का मतलब है प्लानिंग। आप पूछेंगे बजट का मतलब प्लानिंग क्यों है, तो आपने देखा होगा देश मतलब जो भी कंट्री होती है, अगर हम अपनी इंडियन कंट्री की बात करें तो फेब के मंथ में हर साल हमारी कंट्री में क्या आता है? बजट आता है। क्या आता है? बजट। वो बजट क्या बताता है? वो बजट बताता है हमारे फ्यूचर प्लानिंग। क्या बताता है? कि हमारी कंट्री में फ्यूचर में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस या कौन कौन सी चीजें होने वाली है जिससे हमारा देश, हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी। आपने देखा होगा, आपने अपने घर में भी आप क्या बनाते हैं? साल के एंड में, सॉरी महीने के एंड में या साल के एंड में या साल के शुरुआत में आप क्या बनाते हैं? एक बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं, जो कि आपकी प्लानिंग को दर्शाता है। और ये बजट कभी भी साल के अंत में, महीने के अंत में नहीं बनता है, ये बनता है स्टार्टिंग में ही बनता है। क्यों? ये प्लानिंग है। प्लानिंग कभी भी किसके लिए होती है? हमेशा ये जो प्लानिंग होती है वो होती है आपके फ्यूचर के लिए। तो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था कि एंड में बनता है। बजट कभी भी जो बनेगा वो बनेगा आपके फ्यूचर के लिए। किसके बनेगा? फ्यूचर के। इसका मतलब ये है कि बजट जब भी बनेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके घर में या कंट्री में या कहीं पे भी, वो बनता है फ्यूचर के लिए और वो बनता है साल के महीने के स्टार्टिंग में। तो बजट का मतलब क्या हो गया? बजट का मतलब हो गया प्लानिंग। तो आपसे कोई भी पूछे कि बजट का मतलब क्या है तो आप सिंपल सा बताइएगा, बजट का मतलब है प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बजट का मतलब क्या होता है ये सीख लिया हमने। ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल का मतलब क्या होता है। किससे मतलब? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? दोबारा से मैं यहाँ पे रेड पेन से हाईलाइट कर दिया। तो कंट्रोल का मतलब होता है रिड्यूसिंग। क्या होता है? रिड्यूसिंग। क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड इंक्रीज। मतलब कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने खर्चों को कम करें और अपने बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज करें। मतलब कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने खर्चों को कम करें और अपने बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज करें। तो कोई भी आपसे आगे जाके पूछे कि कंट्रोल का मतलब क्या है तो आप सिंपल सा बता दीजिएगा कि कंट्रोल का मतलब है रिड्यूस करना। किस चीज को रिड्यूस करना? अपने खर्चों को, राइट। और इंक्रीज करना, तो इंक्रीज क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे अपने अपने बिजनेस प्रॉफिट को, राइट। तो बजट का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब होता है कम करना, ज्यादा करना। कम क्या करेंगे? कम करेंगे बिजनेस एक्सपेंस। ज्यादा क्या करेंगे? अपने बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो ये हो गया बजट का मतलब, और ये मतलब हो गया कंट्रोल का, राइट। अब बात करते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर या थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इस तरह करना अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इस तरह करना कि आप कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोल कर सके? अपने एक्सपेंस और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो यहाँ पे देखिए, इस पूरे चैप्टर का जो मीनिंग है, मतलब बजट का मतलब
बजटरी कंट्रोल का मतलब और कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। बजट का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर की प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? खर्चे कम करना, प्रॉफिट बढ़ाना। और बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अपने खर्चों को मतलब ऐसी प्लानिंग करना, ऐसी ऐसी प्लानिंग करना। एक सेकेंड। हम्म। ऐसी ऐसी प्लानिंग करना कि आपका कंट्रोल हो सके किस चीज पे? खर्चों पे। जैसे ही खर्चे कंट्रोल हो गए, आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सा मीनिंग क्या होगा बजटरी कंट्रोल का? अपने खर्चों को कंट्रोल करना। कब कर सकेंगे? जब हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने बजट का मतलब समझ लिया, कंट्रोल का मतलब समझ लिया, और बजटरी कंट्रोल का मीनिंग आपने समझ लिया, राइट। अब है ये नीचे वाली मीनिंग, तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी ली होगी, क्या थी? कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब होता है आप आप अपने खर्चों को कम करके दिखाना लोवेस्ट कॉस्ट पे, राइट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना, लोवेस्ट कॉस्ट पे। और मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना? क्वालिटी को मेंटेन करना। यहाँ पे क्या लिखा है? एक सेकेंड। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि लोवेस्ट कॉस्ट पे खर्चों को लाना, या लोवेस्ट कॉस्ट पे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना, और साथ में अपने क्वालिटी को मेंटेन करना। अब ये क्यों मैंने बताया इस वाले चैप्टर में भी? क्योंकि बजट जब भी बनाया जाएगा, मतलब प्लानिंग जब भी की जाएगी, वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू के, इस सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बजट, अपना प्लानिंग आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना बजट बनाएंगे। और कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल भी आप सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया बजट का मतलब, कंट्रोल का मतलब, बजटरी कंट्रोल का मतलब, और सीएमए का मतलब, कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, राइट। अब अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे, राइट। हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है ब्रैकेट में। नोट ऑल थ्योरी रिलेटेड दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन चैप्टर लेक्चर। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है, वो हम अलग से एक चैप्टर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो दिस इज द अबव पार्ट, जो भी ये ऊपर वाले पार्ट्स है, just understand and clear your basic concept related this chapter। मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए बताया गया है आपको, ताकि आपका प्रैक्टिकल पॉइंट, मतलब जब आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सम, उसको समझने के लिए ये चीजें आपको बताई गई है, राइट। तो ये मतलब हो गया बजट का मतलब, कंट्रोल का मतलब, बजटरी कंट्रोल का मतलब, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब। ये चारों चीजें, ये एक दो तीन चार, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है उसका मतलब समझा दिया। और ये सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल सम्स करते वक्त ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। और थ्योरी की बात की जाए, तो इसका हम अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये मतलब हो गया हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। दोबारा से समझ लेते हैं बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब होता है प्लानिंग, सॉरी, बजट का मतलब होता है प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब होता है खर्चों को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। बजटरी कंट्रोल का मतलब प्लानिंग को इस तरह करना ताकि आप अपने कंट्रोल को कम कर सके। सीएमए का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस को अपने लोवेस्ट कॉस्ट पे लाना, और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मतलब क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव करना या उसको मेंटेन करना, राइट। ये हो गया बजट कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल का
मतलब। हाँ, तो दोबारा समझते हैं। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग। कोई भी आपसे पूछे कि बजट का मतलब क्या है तो आप सिंपल सा मीनिंग बताइएगा। बजट का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग। और आपसे कोई भी पूछे कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सा मीनिंग बताइए। कंट्रोल का मतलब होता है अपने खर्चों को अपने खर्चों को इस तरह करके दिखाना क्योंकि आपके खर्चे मतलब कंट्रोल का मतलब इस तरह उसे मेंटेन करना कि आपके खर्चे कम हो जाए और आपका बिजनेस प्रॉफिट बढ़ जाए। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होगा? बजटरी कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि प्लानिंग इस तरह करना कि आप अपने कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोल कर सके? अपने खर्चे। जैसे ही आपने अपने खर्चे कंट्रोल कर दिए, आपका बिजनेस प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया था लेक्चर नंबर 1 में, और यहाँ पे भी। यहाँ मैंने बताया, वहां पे भी मैंने जो बताया था कि खर्चों को तो कम करना ही करना है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों? कस्टमर खर्चा तो प्राइस तो कम देखता है, साथ में ये भी देखता है कि क्वालिटी है कि नहीं। आपने घटिया प्रोडक्ट बेचा कम दाम पे तो एक आध कस्टमर या 10 कस्टमर आपके पास आएंगे, लेकिन क्वालिटी मेंटेन कर रखी है आपने और खर्चे आपने कम कर दिए तो बहुत सारे कस्टमर आपके पास ही आएंगे। तो ये सीए में कहाँ से होगा? सीए में तब होगा जब आपने अच्छे से अपना बजट बनाया होगा, अच्छे से अपनी प्लानिंग की होगी, अच्छे से कंट्रोल किया होगा और अच्छे से बजटरी कंट्रोल किया होगा। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल सम्स को समझने में हेल्प करेंगे। थ्योरी का जो है अलग से लेक्चर हम आपको दे देंगे, राइट? अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो दोबारा से अपनी शेयर स्क्रीन करते हैं, राइट? हम्म। तो ये हो गया। अब आईसीआई मतलब जो हमारा पेपर है, तो पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है? एक तो आपसे पूछा जाएगा बजट फॉर्मेट, मतलब बोलेगा कि हमें ये वाला बजट बना के दो। और दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड रेशियो। कुछ लोग इसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ भी पढ़ते हैं, पर हम इस वाले चैप्टर में इसके साथ इसको कवर करते चलेंगे। तो दो तरह के क्वेश्चंस हमारे आईसीआई हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। एक कौन सा? एक बजट फॉर्म में, दूसरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेशियो, राइट? तो जब भी आपसे कोई पूछे भैया इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आईसीआई पूछती है, तो आप सिंपल सा बताइएगा बजट फॉर्मेट और स्टैंडर्ड रेशियो। बजट फॉर्मेट और स्टैंडर्ड रेशियो। अब समझते हैं बजट फॉर्मेट होता क्या, राइट? तो समझते हैं बजट फॉर्मेट होता क्या है। तो बजट फॉर्मेट होता है आपने जो भी प्लानिंग की आपने जो भी प्लानिंग क्यों करते? बताया था अपने मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सके और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? तो आपने जो भी प्लानिंग की आपने जो भी प्लानिंग की उसको 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 क्या करना है? एक स्टेटमेंट के रूप में दिखा देना है। क्या मतलब? जो भी प्लानिंग आपने की जो भी प्लानिंग आपने की जो भी आपने प्लानिंग की उसको आपने क्या करना है? एक स्टेटमेंट के रूप में दिखा देना है। स्टेटमेंट आपने 11th क्लास 12th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या बीकॉम में या सीए फाउंडेशन में आपने बनाया होगा, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसी तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हो। एक सिंपल स्टेटमेंट बना के आपको दिखा देना है। अब आप पूछेंगे क्या हमें ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, जो ये चीजें क्या रखना नहीं। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने 110% 11th क्लास 12th क्लास या सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 में 100% आपने किया होगा, तो आपको फॉर्मेट या स्टेटमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे बजट फॉर्मेट का मतलब क्या है? जो भी आपने प्लानिंग की जो भी आपने प्लानिंग की उसको एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? बजट फॉर्मेट, राइट? अब इसके एग्जांपल देखते क्या है। इसको मैं रफ कर दूं। इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है? कैश बजट,
मतलब जो भी आपने कैश प्लानिंग की कि भैया इतना कैश हमारे खाते से जाएगा, इतना इतना खाते से जाएगा, इतना खाते में आएगा, उसकी जो भी आपने प्लानिंग की उसको किस फॉर्म में दिखा दिया, स्टेटमेंट के रूप में दिखा दिया। और उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कैश बजट। और कैश बजट आपने 11th क्लास, 12th क्लास, सीए फाउंडेशन, बीकॉम ऑनर्स, कहीं ना कहीं तो आपने ये जरूर सीखा होगा कि कैश बजट कैसे बनता है। कैसे बनता है, आपने कैश फ्लो भी पढ़ा होगा कि भैया ये ओपनिंग है, इतना कैश है हमारे पास, इतना हमें रिसिप्ट मिल गया, इतना हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो इसी को कहा जाता है कैश बजट। तो मतलब बजट फॉर्मेट का मतलब हो गया कि आपने जो प्लानिंग की आपने जो प्लानिंग की उसको एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाना। मतलब आपने कैश की प्लानिंग की और आपने उसको किस में दिखा दिया, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा दिया, जिसका नाम है कैश बजट, राइट। तो ये खत्म हो गया आपका किसका मतलब, बजट फॉर्मेट का मतलब। अब बात आता है कि ये स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब होता है, ये भी आपने 11th क्लास में तो 12th क्लास में पक्का पढ़ा होगा, रेशियो चैप्टर में हम पढ़ते, अकाउंटिंग रेशियो ये सब लगभग वैसे ही है। तो आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, इसका मतलब है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसको परसेंटेज में दिखाना। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि भैया हमें इस सब 20% का प्रॉफिट हुआ है, आपने वो दिखा दिया। आपने दिखा दिया कि भैया मेरे पास 18% का हमें इस साल लॉस हुआ है, या आपने दिखा दिया कि इस साल हमारे पास 15% डेटर्स ने हमें टाइम पे पेमेंट कर दी। तो इस तरह के फाइनेंशियल कंडीशंस को इस तरह के फाइनेंशियल कंडीशंस को किस फॉर्म में दिखाना, परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना ही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में दिखा देना, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड रेशियो। मतलब जो हम बजट फॉर्मूला बनाते हैं ना, उसी को परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया, उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड रेशियो। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, बजट फॉर्मूला सीख लिया और स्टैंडर्ड रेशियो भी सीख लिया, राइट। अब दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक पढ़ा हमने बजट का मतलब। बजट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, खर्चों को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, प्लानिंग को इस तरह करना कि हमारे कंट्रोल हो सके, क्या कंट्रोल हो सके, एक्सपेंस कंट्रोल हो सके और हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब भी बता दिया क्या, कि खर्चों को मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे लोवेस्ट कॉस्ट पे लाना और क्वालिटी को मेंटेन करना, ये बता दिया। और चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी बता दिया, कि जो भी बजट बनता है, जो भी कंट्रोल होता है, जो भी बजटिंग कंट्रोल होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो ये बता दिया। साथ में ये बता देते कि ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो थ्योरी का क्वेश्चन अलग से लेक्चर में कंप्लीट होगा। एक सेकेंड, राइट। अब बात है कि बजट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। बजट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्लानिंग की उसे स्टेटमेंट के रूप में दिखा देना। जैसे कैश प्लानिंग की तो आपने उसे कैश बजट में दिखा दिया, राइट। स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसे किस में दिखा दिया, परसेंटेज के फॉर्म में आपने दिखा दिया। मतलब जो बजट फॉर्म में बनाया उसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करके दिखा दिया। तो ये मतलब हो गया, ठीक है। तो हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बजट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, बजट फॉर्मेट और स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है। बजट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने बजट बनाया, जो भी आपने प्लानिंग की, उसको एक फॉर्मेट के रूप में दिखा दिया। उसको आपने एक फॉर्मेट के रूप में दिखा दिया, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बजट फॉर्मेट। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो का सिंपल सा मतलब है, जो भी आपने प्लानिंग की
उसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया। मतलब जो भी आपने फॉर्मेट बनाया, जो भी स्टेटमेंट बनाया, उसको आपने एक सिंपल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू में आपने उसको दिखा दिया। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। राइट। अब है कि बजट फॉर्मेट होते क्या। मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बजट फॉर्मेट है ना, इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। मतलब कई लोग क्या थे, जैसे रख लेते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये चीज ऊपर नीचे आएगी। नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी चीजें बताऊंगा। आपका फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इवन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बजट पूछा, ये वाला बजट हमें बनाना है, चाहे कैश बजट हो, चाहे फ्लेक्सिबल बजट हो, चाहे फंक्शनल बजट हो, या मास्टर बजट हो, या कोई भी अदर बजट हो, अब तुरंत तुरंत बना लेंगे। बस आपको रटना नहीं है, लेक्चर को पूरा देखना है। आपको पूरा बजट फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट। तो अब बात करते हैं कि पहला बजट, मतलब कितने टाइप के बजट या फॉर्मेट हम पढ़ने वाले। देखिए, पहला कैश बजट, जो कि कॉमन है, सभी ने पढ़ा हुआ कभी ना कभी। कैश बजट मतलब जो हम कैश बुक, कैश अकाउंट बनाते हैं, उसी को कहा जाता है कैश बजट। फिर फ्लेक्सिबल बजट, फिर तीसरा पढ़ते हैं फंक्शनल बजट, चौथा पढ़ते हैं मास्टर बजट, फिर फिफ्थ पढ़ते हैं अदर बजट। मतलब जो इन चारों में कवर नहीं हुआ, वो इस पांचों में कवर हो जाएगा। तो कितने टाइप के बजट फॉर्मेट पढ़ते हैं? कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट और अदर बजट्स। राइट। तो कितने तरह के बजट पढ़ते हैं? 5 टाइप के बजट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। मैं पहले बता दूं, जो भी हम फॉर्मेट पढ़ने वाले, जो भी स्टेटमेंट पढ़ने वाले बजट की, उसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। होता तो है, लेकिन लोग क्या उसे रटवा देते हैं। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, चीजें समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा। आप आपके क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मेट आ जाए, आप वो फॉर्मेट बना दें। क्यों? आपको लॉजिक पता है। आपको पता है कि ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, इसको हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं। बच्चे क्या रट लेते हैं, तो वही चीजें छाप के आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा सा भी घुमा के आ गया, तो वो चीजें जिसने रटी वो नहीं समझ सकता। पर जिसने लॉजिक से समझा है, कैसा भी बजट फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत आराम से कर लेंगे। राइट। चलिए दोबारा से करते हैं अपनी। राइट। तो 5 तरह के बजट होते हैं: कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट और अदर बजट्स। राइट। हाँ। अब होता है कि कैश बजट क्या होता है। मैंने कहा ना, कैश बजट भैया आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ। कैश अकाउंट, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। कैश बुक, जो कि हम 11th क्लास या बीकॉम फर्स्ट ईयर या सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं। तो कैश बजट क्या हो गया? कैश बजट का सिंपल सा मीनिंग हो गया कैश अकाउंट या कैश बुक। राइट। अभी होता क्या, देखिए, एक कैश बजट इज ए एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब क्या हो गया? कैश बजट क्या बताता है? कैश बजट बताता है हमारा एस्टिमेशन। किस चीज का एस्टिमेशन? जो हमने फ्लो किया। किस चीज का फ्लो किया? किस चीज का फ्लो किया? कैश फ्लो। मतलब कैश आया, कैश आया या कैश गया। कैश आया या गया, इसका जो भी फ्लो होगा ना, जो भी फ्लो होगा, उसे आपने कैश बजट में दिखा दिया। राइट। ये जो कैश बजट है, आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल, मतलब साल भर का एक बजट भी आप बना सकते हैं। आपने क्या किया? साल के स्टार्ट में, या हफ्ते के स्टार्ट में, या मंथ के स्टार्ट में। क्यों? पहले बता दिया कि बजट क्या होता है। प्लानिंग होती है, बजट का मतलब होता है प्लानिंग। तो ये आपको हफ्ते या मंथ, क्वार्टरली या साल के पहले ही दिन आपको अपना एक कैश बजट बना के चलना होगा। राइट। तो आपने क्या किया? अपना वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बजट आपने बना लिया। किस चीज का? कैश का बजट। राइट। इस बजट में क्या है? ये जो आपको एसेस करके दिखाता है, क्या एसेस करके दिखाता है?
कि कितना सफिशिएंट कैश है टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग ओवर द गिवन टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जो भी ये क्या एसेस करके बताता है, ये एसेस करके बताता है भैया कि क्या, देखिए जो भी बिजनेस होता है कैश पे ही चलता है, आपको पता होगा कि कैश एक क्या होगा, एक मेन ट्रांजेक्शन है किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये जानना पड़ेगा कि भैया कितना इनफ्लो हो रहा है, मतलब कितना आ रहा है, और कितना आउटफ्लो हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। इस चीज का एसेस कौन बताता है? कैश बजट। ये बताता है कि भैया प्रोवाइड्स करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि भैया हमें कितनी कैश की नीड पड़ेगी अपने ऑपरेटिंग वर्क के लिए। किसके लिए? ऑपरेटिंग वर्क के लिए जरूरत पड़ेगी। तो कैश बजट का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? ये हमें एस्टिमेशन करके बताता है। क्या एस्टिमेशन करके बताता है? ये हमें एस्टिमेशन करके बताता है। ये हमें एस्टिमेशन, एक सेकेंड कलर कर दिया। हम्म, ये हमें एस्टिमेशन करके बताता है। क्या क्या एस्टिमेशन करके बताता है? कि हमारा कैश फ्लो कितना हमारे बिजनेस में ओवर है, एक पीरियड में हमारा कैश फ्लो कितना है। और ये कैश फ्लो जो बनता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बजट भी हमें से बना, मतलब साल में हफ्ते, मंथ या क्वार्टरली या साल के शुरुआत में ये बजट हम बना के चल सकते हैं, राइट। तो कैश बजट का मतलब क्या हो गया? कैश बजट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि साल के शुरुआत में, हफ्ते के शुरुआत में, मंथ के शुरुआत में, क्वार्टरली की शुरुआत में हमने 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 एक बजट बना दिया। हमने एक बजट बना दिया जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश गया, कितना कैश आया, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो, कितना कैश की नीड हमें इस महीने में या इस हफ्ते में या इस साल में जरूरत पड़ सकती है, उसे कहा जाता है कैश बजट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैश बजट, राइट। से स्क्रीन करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर हमने कैश बजट समझ लिया। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखिए फॉर्मेट नहीं रखना, आपको सिर्फ समझना है। मैंने क्या बताया? कैश बजट का मतलब होता है भैया एस्टिमेशन करना कि हमें कितना पैसे चाहिए अपने बिजनेस को ओवरफ्लो करने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के, राइट। ये रफ में डाल देते, राइट। अब देखिए, सबसे पहले देखिए ये चीजें आप ना इग्नोर कीजिए, ये वाली चीजें ना आप अभी इग्नोर कीजिए, सिर्फ इसे समझिए। यहाँ पे लिख दिया हमने कैश बजट पर एनम फॉर अजय गुप्ता कंपनी, राइट। ये ऊपर लिख देते कि भैया हम कौन सा बजट बना रहे हैं। हम बना रहे हैं भैया, हम बना रहे हैं कैश बजट। कब का बना रहे हैं? पर एनम के हिसाब से। किसके लिए बना रहे हैं? अजय गुप्ता कंपनी के, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या पता किया कि भैया हमारे पास कितना ओपनिंग कैश बैलेंस है, मतलब कितना कैश हमारे पास शुरुआत में है, मतलब साल के शुरुआत में कितना कैश है। तो आपने पता किया कि भैया 2018 में तो हमारे पास 30,000 रुपए है। मतलब 2018 में जब हमने कैश बजट बनाया, मतलब जब हमने कैश प्लानिंग की, तो साल के शुरुआत में कितना कैश बैलेंस है? 30,000 रुपए। कितना कैश बैलेंस है? 30,000 रुपए, राइट। और हमने एस्टिमेशन लगाया। क्या एस्टिमेशन लगाया? कि कितना कैश हमें मिल सकता है इस साल की इस साल में, पूरे साल में कितना मिल सकता है। तो हमने लगाया कि रिसिप्ट, मतलब कितना कैश हमें रिसीव होगा। तो हमने पता किया इस पूरे साल भर में हमें कितना रुपए मिलेगा। पूरे साल में मिलेगा हमें 20,000 रुपए हमें मिलेंगे, राइट। तो टोटल कैश बैलेंस कितना हो गया? टोटल कैश बैलेंस या टोटल कैश अवेलेबल कितना हो गया? 50,000 रुपए। मतलब हमने साल में कैश प्लानिंग की, कैश बजट बनाया, तो उससे पता चला कि ओपनिंग कैश बैलेंस मतलब कितना कैश अभी हमारे हाथ में साल के शुरुआत में? 30,000 रुपए, राइट। और कितना हमें मिल सकता है पूरे साल भर में, कहीं से भी, चाहे सेल्स करके, चाहे डाटा के थ्रू, या कुछ भी एक्सवाइजेड काम करके हमें कितना कैश मिल सकता है पूरे साल में? इतना 20,000 रुपए मिल सकता है। तो टोटल कैश कितना होगा? टोटल कैश अवेलेबल होगा हमारे पास 50,000 रुपए, राइट। कितना होगा? 50,000 रुपए होगा। कितना होगा?
टोटल हमारे पास होगा 50,000 रुपये हमारे पास देने के लिए किसी को भी, या अपना बिजनेस चलाने के लिए बस कितना रुपये होगा? 50 रुपये, राइट। और हमने ये एस्टिमेशन साल के शुरुआत में लगा दिया कि हमें कितना पेमेंट करना है। इतना तो हमें मिल जाएगा 20,000 रुपये, तो कितना पेमेंट करना होगा? हमने पता किया भैया हमें इस साल 10,000 रुपये पेमेंट करनी होगी, मतलब 50,000 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। 30,000 रुपये स्टार्टिंग में, 20,000 रुपये हमें मिल गए, और टोटल कितना बैलेंस हो गया हमारे पास देने के लिए? 50 रुपये। उसमें से 10,000 हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। क्या कर दी? 10,000 पेमेंट कर दी। तो टोटल कैश बैलेंस कितना बच गया? साल के एंड में कितना बच जाएगा हमारे पास? ये किसका मतलब है? टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना? टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास बच गया। हमने बता दिया कि भाई 40,000 रुपये साल के एंड में हमारे पास बच जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। कैश बजट कैसे बनाएगा? सबसे पहले पता करेंगे कितना कैश ये सबसे पहले पता करेंगे कि हाँ कितना, एक सेकेंड, हाँ कितना कैश बैलेंस कितना कैश बैलेंस हमारे साल की स्टार्टिंग में, जैसे पता कर ले कि साल के स्टार्टिंग में इतना पैसा हमारे पास है, और कितना 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 कैश मिल सकता है कहीं से भी, चाहे डेटर के थ्रू हो, सेल्स के थ्रू हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी काम करके हमें कितना कैश मिल सकता है वो हमने पता कर लिया। ओपनिंग बैलेंस और जितना हमें मिल गया, ओपनिंग बैलेंस और जितना हमें मिल गया, मतलब टोटल कैश बैलेंस हमारे पास इतना है। मतलब 30,000 हमारे पास स्टार्टिंग में था, 20,000 में मिल सकता है, तो टोटल कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं, टोटल कैश अवेलेबल भी बोल सकते हैं। कैश इन मतलब इतना पैसा हमारे हाथ में है कि हम बाद में अपना बिजनेस चला सकते हैं, राइट। इतना हमने पता कर लिया। अब आगे जाके हमने पता किया अब आगे जाके पता किया कि भैया इतनी पेमेंट हमें साल में करनी होगी। कितनी पेमेंट करनी होगी? 10,000 रुपए की पेमेंट करनी। क्यों? कैश कहीं से मिलेगा तो हो भैया, किसी को कैश देना भी तो होगा। जैसे हमें कहीं से मिल रहा है तो हमें भी तो किसी को देना होगा। तो कैश बैलेंस मतलब कैश पेमेंट कितनी करनी होगी उसका पता कर लिया। 30,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 10,000, माइनस 10,000 रुपये हमें पेमेंट देना होगा। कितना देना होगा? हमें देना होगा 10,000 का पेमेंट करना होगा। तो कितना बच गया? टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस मतलब साल के एंड में हमारे पास कितना पेमेंट बच जाएगा? 40,000 रुपये का पेमेंट बच जाएगा, राइट। तो ये आपको कैश बजट भी समझ में आ गया होगा। तो आपको कैश बजट रटना नहीं है, इतना समझ लीजिए। पहले आप पता कीजिएगा कि कितना ओपनिंग कैश बैलेंस है, कितना हमें कैश मिला, और कितना कैश अवेलेबल होगा, और कितनी की पेमेंट करनी है उसे माइनस कर दिया, और कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस बचेगा, राइट। अब हमने 2018 की प्लानिंग कर दी। अब हम 2019 की प्लानिंग करेंगे। कौन सी प्लानिंग करेंगे? 2019 की। तो 2019 की हमने जो प्लानिंग की उसमें क्या पता चला कि लास्ट में ये 40,000 का पेमेंट बचा था। मतलब यही चीज आगे जाके हमारी ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाएगी। तो 40,000 का ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे 2019 में। कितना कैश हमें मिलेगा 2019 में? हमने पता किया भैया 30 साल, पूरे साल में हमें 30,000 रुपए का पेमेंट कहीं से मिल सकता है, मतलब कैश रिसीव हो सकता है। तो टोटल कितना बैलेंस हो गया? 70,000। कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 70,000। अब 70,000 होगा तो कहीं से जब कैश मिल रहा है तो आपको पेमेंट भी करनी होगी। तो आपने पता किया कि इस साल हमें टोटल 20,000 की पेमेंट करनी होगी। तो लास्ट में कितना बचा भैया? इस साल के एंड में हमारे पास होगा 50,000 रुपए का बैलेंस हमारे पास बच जाएगा। तो ये हो गया कैश बजट का फॉर्मेट एक एग्जांपल के थ्रू। तो आपसे कोई भी पूछे कि कैश बजट बनाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पता करेंगे भैया उस ऑर्गेनाइजेशन के पास साल के स्टार्टिंग में कोई बैलेंस, कैश बैलेंस है कि नहीं। आपने पता कर लिया, हाँ भैया साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैश बैलेंस है, और कितना कैश हमें मिलेगा साल में ये भी पता कर लिया। तो टोटल कितना कैश अवेलेबल हो गया?
या टोटल कॉस्ट कैश इन हैंड कितना हो गया पता कर लिया, और कितना पेमेंट करना होगा साल के बीच में, साल में, पूरे साल में, ये भी पता कर लिया। और टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस मतलब साल के एंड में कितना कैश इन हैंड हमारे पास बचेगा वो हमें पता चल गया। तो कैश बजट कैसे बनेगा ये आपने समझ लिया। कैसे बनेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिप्ट टोटल कैश अवेलेबल माइनस कैश पेमेंट इक्वल टू टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये हो गया हमारा कैश बजट, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिख दिया है। क्या कमेंट लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। एज पर above budget, we can say that company receive more cash receipt as compared to previous period। मतलब जो भी कैश रिसिप्ट हमें मिली 2018 में, उससे कहीं ज्यादा हमें मिलेगी इसमें 2030 में। वाइल कंपनी मोर पेमेंट मतलब इससे ज्यादा पेमेंट मिल रही है, कैश मिल रहा है, लेकिन इसी साल हमें क्या करना होगा, ज्यादा पेमेंट भी करनी होगी। ये हमें पता चलता है 2018 के 2019 के कैश 2018 के और 2019 के कैश बजट से, राइट। तो ये मैंने कमेंट भी लिख दिया। एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बजट का मतलब। बजट का मतलब होता है प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब होता है अपने खर्चों को कंट्रोल करना। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है अपने प्लानिंग को ऐसी इस तरह बनाना कि आपके कंट्रोल हो सके। क्या कंट्रोल हो सके, खर्चे कंट्रोल हो सके और आपका प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। ये हो गया बजटरी कंट्रोल। उसके बाद बात करते हैं कि बजट फॉर्मेट क्या होता है। अपने जो भी आपने प्लानिंग की उसको स्टेटमेंट के रूप में दिखाना, उसे कहा जाता है बजट प्लानिंग। और स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी आपने बजट फॉर्म बनाया उसको परसेंटेज के रूप में दिखाना, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड रेशियो। और बजट फॉर्मेट के कितने टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई भी नहीं होता। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कोई सा भी बजट फॉर्मेट क्वेश्चन देखते ही आराम से बना देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो बजट फॉर्मेट कितने टाइप्स के होते हैं मेनली, या एज पर आईसीएस लिमिटेड कैश बजट जो कि आप 11 12 नहीं तो अभी आपने सीख लिया होगा कैश बजट। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट, तीसरा होता है मास्टर बजट, चौथा होता है अदर बजट, और पांचवा पांचवा पता नहीं, देख लेंगे दोबारा से स्क्रीन पर। कैश बजट मैंने आपको सिखाई दिया कि कैश बजट कैसे बनाना है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना स्टार्टिंग में हमारे पास कैश इन हैंड है, कितना हमें पूरे साल भर में मिल सकता है। कैश रिसिप्ट इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल कैश इन हैंड पूरे साल भर में, कितना पेमेंट करना है पूरे साल में वो पता कर लिया। तो टोटल कैश इन हैंड माइनस कैश पेमेंट, तो क्लास में कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड, राइट। दोबारा चलते हैं। हाँ तो कितना में, हाँ बोलिए, हाँ अदर बजट, राइट। भूल गया कि अदर बजट भी होते हैं। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट और अदर बजट। तो यहाँ पे हमने कैश बजट सीख लिया, राइट। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनेगा, कैसे फ्लेक्सिबल बजट बनेगा, राइट। तो चलते हैं फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर। यहाँ ये रहा फ्लेक्सिबल बजट का सिंपल से मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाटा। मतलब जब भी आपसे कोई पूछ बोले कि भैया ये वाला बजट बनाओ, जब भी आपसे कोई पूछे कि ये वाला बजट बनाओ, कौन सा बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, कोई भी आपसे पूछे कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, क्या बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट, तो आप सिंपल सा मीनिंग बताइए, बोलिएगा कि अकॉर्डिंग टू डाटा। जब भी आपसे कोई पूछे कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ तो आप सिंपल सा मीनिंग बताइएगा अकॉर्डिंग टू डाटा, राइट। जब भी आपसे कोई पूछे कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ तो आप क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू डाटा। मतलब फ्लेक्सिबल बजट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, आपके डाटा के अकॉर्डिंग बनेगा, राइट।
एक सेकंड। हाँ, हाँ कह रहा पेन। हाँ, एक फ्लेक्सिबल बजट एडजस्ट टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू गिवन एक्चुअल डाटा। तो मतलब जब भी आपसे कोई बोले, जब भी आपसे कोई बोले कि एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो किसके अकॉर्डिंग बनाना है? डाटा के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको बनाने होंगे गिवन एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? गिवन एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया, चेंजेस एक्चुअल डाटा गिवन फ्यूचर डाटा इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी एक्चुअल डाटा आपको गिवन होगा उसको आपको चेंज करना होगा, उसको आपको चेंज करना होगा एज पर फ्यूचर डाटा इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी आपको कोई बोले कि फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, जब भी आपको कोई बोले कि मुझे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, तो सिंपल सा मतलब है जो भी गिवन डाटा होगा, जिस भी परसेंटेज में या जिस भी फॉर्म में देना दिया होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया उस क्वेश्चन का, उस फॉर्मेट का आपने वो ध्यान रखा। और जो भी आप चेंज करेंगे ना, जो भी आप चेंज करेंगे वो करेंगे गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा देखिए भैया, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको अपने चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करके आप दिखा देंगे, आपका फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। और ये बजट सबसे सिंपल है। क्यों? सब कुछ दे रखा होता है क्वेश्चन में, आपको गिवन डाटा दे रखा होगा, आपको जिसमें चेंज करना है वो डाटा भी दे रखा होगा, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, आपका फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। राइट? मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है ये। हाँ राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख के दे दिया आपको, prepare a flexible budget of for the production 80% and 100% activity on the basis of the following information। राइट? तो ये हमारा गिवन एक्चुअल डाटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? गिवन एक्चुअल डाटा हो गया। क्या हो गया? गिवन एक्चुअल डाटा हो गया हमारा। राइट? अब इसको समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सॉल्यूशन में यहाँ पे देखा है। हाँ, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको तीन नहीं, सिर्फ दो तीन बातें आपको मेनली समझनी होगी। अगर वो समझ ली तो फ्लेक्सिबल बजट तो बहुत इजी हो गया। देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? इट्स सम ऑफ ऑल कॉस्ट, इट्स सम ऑफ ऑल कॉस्ट incurred बाय फर्म इन प्रोड्यूसिंग a certain लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कुछ भी आउटपुट बनाने के लिए, कुछ भी आउटपुट बनाने के लिए आपने क्या किया? एक सिंपल सा खर्चा करते। क्या करते आप? खर्चा करते। क्या करते? खर्चा करते हैं। इट्स सम ऑफ ऑल कॉस्ट incurred by firm in producing a certain level of output, it combine of variable and fixed cost। मतलब कुछ भी आउटपुट बनाने के लिए, कुछ भी, अरे पेन कहाँ गया? हाँ एक सेकेंड। मतलब सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट किसके कॉम्बिनेशन में बनता है? वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट होता है इसमें इंक्लूड। और ये क्यों किया जाता है? अपना कोई भी आउटपुट बनाने के लिए हमें ये टोटल कॉस्ट इंकर करना पड़ता है। राइट? तो ये टोटल कॉस्ट का मतलब आपने समझ लिया। अब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है? क्या आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में पक्का पढ़ा होगा, नहीं तो सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो दोबारा से यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये मैंने हाईलाइट ले लिया। एक कॉस्ट दैट वेरीज, मतलब एक ऐसा खर्चा जो कि वेरीज मतलब जो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। मतलब इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे कॉस्ट कम होगा, खर्चा आउटपुट कम होगा, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? डिक्लाइन होगा। मतलब
वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है आउटपुट पे। किस पे डिपेंड करता है? एक सिंपल सा मीनिंग में आप कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ आउटपुट पे। किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ आउटपुट पे आप पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? वेरिएबल कॉस्ट। कि ये कॉस्ट डिपेंड करता है लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे मैंने आउटपुट नहीं दिया, आप लिख दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ पर यूनिट कॉस्ट। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मतलब होता है whenever any changes in variable cost, the changes through per unit cost not total cost। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब जब भी आपको इसमें चेंज करना होगा ना, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग करना होगा। और आउटपुट का मतलब होता है जो भी इस आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट होगी ना, उसके अकॉर्डिंग, ना कि टोटल कॉस्ट। मतलब ये हम आपको इसी क्वेश्चन में समझाते हैं, राइट? हाँ, देखिए आप समझते वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि प्रिपेयर a factual budget for the production of 80% and 100% activity on the basis of the following information। मतलब हमें फ्यूचर डाटा बनाना है किसके परसेंटेज के ऊपर? 80%, 80% और 100% के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 80% और 100% के अकॉर्डिंग हमें अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा, मतलब फ्यूचर डाटा बनाना होगा। और गिवन एक्चुअल डाटा क्या दे रखा है? गिवन एक्चुअल डाटा दे रखा है हमें 50% पे। मतलब 50% पे हम काम करते हैं अभी करंटली, और हमें बनाना है 80% पे और 100% पे, राइट? राइट। तो गिवन कितना देखा है? गिवन देखा है 50% पे, और हमें बनाना है 80% पे और 100% पे बनाना है। तो गिवन हमें 50 है, और फ्यूचर डाटा किसके अकॉर्डिंग बनाना है? 80% और 100% के अकॉर्डिंग बनाना है, राइट? तो देखिए मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट बता रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे वेरी करता है? पर यूनिट के कॉस्ट पे या आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ना कि टोटल कॉस्ट पे, राइट? हाँ, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का मतलब, तो आपको पता चल गया कि टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के कॉम्बिनेशन में बनता है। ये टोटल कॉस्ट होता क्यों है? ये टोटल कॉस्ट इसलिए होता है ताकि आप अपने जो भी आउटपुट बनाते हैं ना, उसके खर्चे को इंकर्ड, जो भी आप खर्चा इंकर्ड होता है वो टोटल कॉस्ट में खर्चा लगता है। मतलब जो भी आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उसमें जो भी खर्चा होता है उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। बस इतना समझ लीजिए। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? दो चीजें से मिलकर बनता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये खर्चा क्यों किया जाता है भैया? आउटपुट बनाएंगे या कुछ कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा तो होगा ही, बात खत्म। तो अब ये समझते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए गिवन डाटा है, इसमें क्या बोल दिया? रॉ मटेरियल 80 रुपए पर यूनिट। क्या बोल दिया? 80 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 50 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंस 15 रुपए पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंस क्या बोल दिया? 50% फिक्स है, मतलब 50% जो भी खर्चा 50,000 उसमें 50% फिक्स कॉस्ट है और 50% क्या वेरिएबल है। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या, आप देखिए 60,000, लेकिन ये 100% क्या वेरिएबल है। मतलब यहाँ तो साफ साफ बता दें कि पर यूनिट, अगर क्वेश्चन में बोल दे पर यूनिट या बोल दे वेरिएबल तो समझ लीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। अभी बस इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन बता देगा आपको कि वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है। आने वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कैसे आपको पहचाना कि वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पर समझ लीजिए अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे है, वेरिएबल कॉस्ट या कोई भी खर्चा अगर पर यूनिट के बेसिस पे, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा पर यूनिट तो समझ लीजिएगा वो होगा फिक्स कॉस्ट, राइट? पहला पहचान कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे, या अगर उसका चेंज हो रहा है आउटपुट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा, और जैसे जैसे आउटपुट कम होगा वैसे वैसे आपका खर्चा कम होगा, तो समझ लीजिएगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, राइट? अब यहाँ पे हमें खर्चे दे रखे हैं, तो देखिए
हाँ, अब देखिए 80 रुपये पर यूनिट है, तो सबसे पहले हमने कहा आपको फॉर्मेट नहीं रखना। देखिए ये जिस हिसाब से हमें ये फॉर्मेट बना के देखा था क्वेश्चन में, उसी फॉर्मेट में मैंने बना देखा। आउटपुट लिख दिया, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, हाँ आउटपुट लिख दिया, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिख दिया, राइट। देखिए ये लिख दिया मैंने। अब क्या बोला कि रॉ मटेरियल कितना है, 80 रुपये, 50 रुपये, 15 रुपये, ठीक है। अब पर यूनिट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ये तो हमारे पास गिवन डाटा था, सो यहाँ पे मैंने गिवन एक्स्ट्रा लिख दिया। यहाँ पे गिवन नहीं, ये गिवन नहीं आना चाहिए था, इसे आप कट कर दीजिएगा। ये तो हमारा फ्यूचर डाटा हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 80 रुपये को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, हाँ आपका रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। इस तरह से 50 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। अभी इसकी बात बाद में करेंगे। उसी के आगे क्या करेंगे, 50% पे आप 5,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो 80% पे और 100% पे क्या होगा। देखिए 5,000 को आपके क्या कीजिएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। क्या है, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट से निकलता है, राइट। यहाँ पे स्क्रीन करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। देखिए 50,000 यूनिट थी, उसको आप डिवाइड दीजिएगा 50%, जब 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से दे दीजिए, तो 10,000 यूनिट कितना आ जाएगा, 100% पे आपका कितना आ जाएगा, 100% पे आपका आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। अगर आप 100% पे आपकी कैपेसिटी पे काम करते हैं, तो 10,000 का आपका आ जाएगा। 10,000 का 50% कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5,000। 10,000 का आप 80% कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8,000, राइट। तो ये आपने समझ लिया, राइट। हाँ, कहाँ गया, अच्छा ये, हाँ तो ये आपने समझ लिया कि 80% पे और 100% पे आप आउटपुट कैसे निकालेंगे। आपने आउटपुट निकाल दिया, ये पर यूनिट के बेसिस पे था, ये पर यूनिट के बेसिस पे, तो यहाँ पे पर यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट मतलब जो भी आपका आउटपुट आया, ये आया था 8,000, ये आया था 10,000। तो 10,000 को 80 से, 10,000 को 50 से, 10,000 को 15 से, इसी तरह 8,000 को 80 से, 8,000 को 50 से और 8,000 को 15 से। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और आप मुझे टेलीग्राम पे दिखा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, या आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट। अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे एक सेकेंड रुक जाइए। हम्म अब यहाँ पर क्या लगा था, फैक्ट्री एक्सपेंस क्या था, 50%। क्या था 50%, क्या है हमारा, 50% है हमारा वेरिएबल, 50% है फिक्स। पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं, फिर फिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया था 50% क्या फिक्स है, 50% है वेरिएबल। मतलब आप कितना, एक सेकेंड यहाँ मैंने गलत दिया, हाँ 50,000 का 50% कितना होगा, 50,000 का 50% होगा 25,000। मतलब क्या है कि 25,000 वेरिएबल है, 25,000 फिक्स है। अब इसी वेरिएबल की बात करते हैं, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, पर यूनिट की कॉस्ट पे। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 5,000। जैसे आपने कट किया, तो आपके पास आ गया 5 रुपए पर यूनिट। कितना आ गया, 5 रुपए पर यूनिट। ये आ गया आपका 5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस, राइट। आप 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25,000 आ गया। यहाँ पे 80,000 था, 80,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 40,000, यह आ जाएगा आपको 50,000 रुपये। तो इतना आपका फैक्ट्री एक्सपेंस बन गया। अब आ जाते हैं फिक्स की, तो फिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसके थोड़ा वेट कीजिए। एक सेकेंड,
ठीक है, ये देखिए ये तो बोल दिया 100% वेरिएबल है, तो जितना भी 60,000 था यहाँ पे 60,000 लिखिए, यहाँ पे आप 60,000 लिखिए, यहाँ पे आप 60,000 लिखिए, 5,000 को 5,000 यूनिट को 60,000 डिवाइड दीजिए तो आपको 12 रुपये पर यूनिट आया। फिर इसको 8,000 से इसको 10,000 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस खत्म आ जाएगा। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ लिया आपने। तो वेरिएबल कॉस्ट जब भी आपसे कोई पूछे टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, आपके आउटपुट पे। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस पे होता है, पर यूनिट कॉस्ट। किस पे होता है, पर यूनिट कॉस्ट। मतलब जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा तो आप देखिए कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। जैसे आपको पर यूनिट कॉस्ट बता दे तो जो भी आपको फ्यूचर डाटा बनाना होगा उससे आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, राइट। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ लिया। तो अभी तक जो जितना भी पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे हम आएंगे, राइट। हाँ, तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने पढ़ा बजट। बजट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। क्या होता है, बजट का मतलब होता है प्लानिंग। फिर कंट्रोल पढ़ा था, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, खर्चों को रिड्यूस करना ताकि हमारे प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अपना फ्यूचर इस तरह प्लान करना, अपना फ्यूचर इस तरह प्लान करना कि हम अपने कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोल कर सके, खर्चों को, और हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। ये हमने समझा था। तो ये हो गया बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट का मतलब। तो और हमने समझा था, हाँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या से बताया था कि भैया अपने जो भी गुड्स बनाए ना उसको लोवेस्ट कॉस्ट पे दिखाओ और क्वालिटी इंप्रूव करो। और ये तीनों चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ये तीनों चीजें बनती है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। अपने खर्चों को, मतलब अपने प्रोडक्ट के खर्चे, जो खर्चा है या जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है उसे कम करके दिखा दो और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दो, या उसको उसी क्वालिटी बनाने दो ताकि वो मार्केट में आराम से बिक सके किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस बिजनेस फ्रेंड्स, राइट। बजट फॉर्मेट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। बजट फॉर्मेट का मतलब समझा दिया, जो भी आपने प्लानिंग की उसको स्टेटमेंट के रूप में दिखा देना। स्टैंडर्ड उससे बता दिया, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अपने परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, राइट। राइट। बजट फॉर्मेट बता दिया कि इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। 5 तरह के बजट हमें टोटल बनाते हैं हम। एक कैश बजट, एक फ्लेक्सिबल बजट, एक फंक्शनल बजट, एक मास्टर बजट और एक अदर बजट। कौन से, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट और अदर बजट, राइट। कैश बजट कैसे बनता है, कैश बजट कैसे बनता है मैंने ये भी बता दिया था आपको। एक सेकंड, हाँ। कैश बजट का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, जितना भी जितना भी आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है उसमें जितना भी आपको कैश मिलेगा वो ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल कैश बैलेंस आ जाएगा। उसमें से कैश पेमेंट माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा टोटल कैश बैलेंस। कितना आ जाएगा, टोटल कैश बैलेंस आपके पास आ जाएगा, राइट। तो ये कैश बजट भी समझ लिया था। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है भैया, फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है जो भी आपके पास डाटा है ना उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना। मतलब जो भी आपके पास गिवन डाटा हो, ये आपके पास गिवन डाटा है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना, जो भी गिवन डाटा है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना। देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन डाटा दे रखा था, अब हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, 80% और 100%। किसके अकॉर्डिंग, 80% और 100%, राइट। देखिए इस बजट को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जो भी आपने खर्चे किए होते हैं गुड्स को बनाने के लिए उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। ये बनता है वेरिएबल और फिक्स, फिक्स एंड वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को कंबाइन करके आपका टोटल कॉस्ट बनता है। और टोटल कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट की पहचान क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट की पहचान है पर यूनिट कॉस्ट, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस पे होता है, आपके पर यूनिट कॉस्ट पे होता है। मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट होगा। मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस पे होता है, पर यूनिट कॉस्ट। मतलब जब भी आपसे कोई बोले कि भैया वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो उसकी पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो गिवन डाटा पे, फिर उसको जो भी आपको फ्यूचर डाटा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो ये भी हमने समराइज कर लिया। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। इसकी बात करते हैं। अरे कहाँ गया, एक बार देख लो कितना रह गया। ओह, बहुत रह गया। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे, अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है। तो अभी के लिए ये वाला चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर अदर बजट्स मतलब मास्टर बजट्स, आपका अदर बजट्स और फंक्शनल बजट कैसे आपको बनाना है, कैसे निकालना है, वो बताया जाएगा यहीं पे। हेलो। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे आपको अदर बजट्स के क्वेश्चंस करने, राइट। इस लेक्चर को पूरा दोबारा से देखिएगा, दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद अगर आप कोई भी दिक्कत आती है आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बचे हुए पार्ट पे, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, राइट। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। बाय।